सजेशन लेके आई, अपना रिकमेंडेशन लेके आई, बहुत सारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी किया गया, और बहुत सारे रिकमेंडेशन ऐसे हैं जो आज भी एज इट इज हैं, उन पे कोई काम नहीं हुआ। टोटल 10 कमिटीज हैं, 7-8 कमिटीज देख लेते हैं हम लोग भी, क्या है उनका, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, क्या चीज उन्होंने दी, क्या चीज अपनाई गई। तो हेल्थ प्लानिंग कमिटीज इन इंडिया, और जो पहली कमेटी है वो हमारी है बोर कमेटी, 1946 में ये कमेटी आई थी, है ना। बोर कमेटी 1946। इस कमेटी का दूसरा नाम कह लीजिए, या दूसरे नामों से ये जानी जाती है, दैट इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, है ना। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इसको कहा जाता है। अब इन्होंने कुछ मेजर्स दिए थे कि हमें क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं। फर्स्ट में जो शॉर्ट टर्म मेजर था इनका, शॉर्ट टर्म मेजर वो यही था कि पर 40,000 पॉपुलेशन एक पीएचसी होनी चाहिए, है ना। 1 पीएचसी पर 40,000 पॉपुलेशन, पीएचसी बोले तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 40,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, 30 बेड्स होने चाहिए, 3 सब सेंटर्स उसके अंडर में, और 2 मेडिकल ऑफिसर्स वहां पे होने चाहिए। ये था शॉर्ट टर्म मेजर था बोर कमेटी का। एंड लॉन्ग टर्म मेजर में इन्होंने जो टर्म दिया था दैट इज 3 मिलियन प्लान। अब ये चीज जरूर याद रखिएगा कि 3 मिलियन प्लान किसने दिया था। प्लान में क्या है वो भले ना याद हो, ना। प्लान के अंदर क्या क्या चीजें थी वो भले ना याद हो, बट 3 मिलियन प्लान है, किसने दिया है ये जरूर याद होना चाहिए। तो बोर कमेटी ने ही दिया था 3 मिलियन प्लान। लॉन्ग टर्म मेजर था इनका, इन्होंने ये कहा कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स है, यानी कि पीएचसी की ही बात कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए, 75 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना। वो इसमें कितने बेड होने चाहिए, 75 बेड। और कितनी पॉपुलेशन पे दिया था, 10,000 to 20,000, 10,000 से 20,000 की पॉपुलेशन में 75 बेड का पीएचसी होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म मेजर था अंडर 3 मिलियन प्लान। इसके अलावा इसी में लॉन्ग टर्म मेजर में ही सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स यानी सीएचसी आती हैं। तो कितना होना चाहिए, 650 बेडेड हॉस्पिटल्स, है ना। सीएचसी और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसके अंडर में आते हैं सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स में। तो 650 बेडेड हॉस्पिटल्स कौन, और रीजनल हेल्थ यूनिट्स जो पूरे स्टेट कैपिटल में एक तरीके से करिए, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में पीजीआई है ना, तो इस तरीके से इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो रीजनल हेल्थ यूनिट्स विद 2,500 बेड्स, है ना। 2,500 बेड का होना चाहिए, रीजनल हेल्थ यूनिट होनी चाहिए। ये इनका लॉन्ग टर्म मेजर था। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक चीज इन्होंने दी थी जिसको कहा गया सोशल फिजिशियन। अब ये जो सोशल फिजिशियन है, ये कोई अलग से डिग्री नहीं थी, ये कोई अलग डिग्री नहीं, बल्कि क्या किया गया कि कम्युनिटी से ही कुछ पर्सन्स को, कुछ या कह लीजिए ग्रेजुएट पर्सन्स को या पढ़े लिखे लोगों को, उनको ट्रेनिंग दी जाने का पूरा इन्होंने प्रपोजल दिया था कि उनको ट्रेनिंग दी जाए 3 महीने की, किसमें, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। तो उससे उनको सोशल फिजिशियन बनाने के लिए ये टर्म था, सोशल फिजिशियन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये था अंडर बोर कमेटी। सोशल फिजिशियन कुछ नहीं था, कोई अलग से डिग्री नहीं थी, बस 3 मंथ की ट्रेनिंग थी इन पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसका 3 मिलियन प्लान इसमें जरूरी आता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है मुडेलियर कमेटी, 1962 में ये आई थी। इसको कहा गया हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। अब यहाँ पे देखिए, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ये थी, एंड ये क्या थी, ये प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। अब इन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम जो है 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होनी चाहिए, और करेंटली अगर हम देखें जो पीएचसी का नॉर्म है वो यही वाला चल रहा है, मुडेलियर कमेटी का ही चल रहा है। 40,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन्स में एक पीएचसी होती है, अभी जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो 1 पीएचसी पर 40,000 पॉपुलेशन इन्होंने कहा कि मैक्सिमम ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, इन्होंने कहा कि एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस बने। सबके अपने अपने रिकमेंडेशन थे हर कमेटी के ना, तो उसी के हिसाब से इन्होंने भी दिया। इन्होंने कहा कि हर स्टेट का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको और अच्छा किया जाना चाहिए, कैसे, उसमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट सर्विसेज ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि एक ही आदमी हर चीज, हर मर्ज को ना देखे, हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट सर्विसेज, ये मुडेलियर कमेटी का था रिकमेंडेशन। नेक्स्ट आई चड्डा कमेटी 1963 में ना। तो इन्होंने कुछ चीजें और बताई आगे चल के, जैसे कि उस वक्त जो है 1958 से मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए बहुत तेज वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 1958 में ही तो हुआ था नेशनल मलेरिया
इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हो गया। तो उससे पहले 1953 में वो कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें मलेरिया से रिलेटेड थी। तो इन्होंने, चड्डा कमेटी ने क्या कहा ना, कि कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब उसमें क्या क्या, उसमें उन्होंने बदलाव के बताया, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें, ये उनका था। इन्होंने ये चीजें बताई थी, चड्डा कमेटी के लोगों ने ये प्रपोजल दिया था। विजिलेंस ऑपरेशन ना, अब ये किसका, विजिलेंस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इस पूरे ऑपरेशन की देखभाल करने वाला नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो चड्डा कमेटी थी, ये मलेरिया के प्रोग्राम से ही रिलेटेड थी। शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरल हेल्थ सर्विस, है ना, जो जनरल हेल्थ सर्विस यानी पीएचसी है ब्लॉक लेवल पे। तो विजिलेंस ऑपरेशन का देखभाल काम करने का, या यूं कह लीजिए कि पूरा सर्विलांस का काम मलेरिया की इराडिकेशन के लिए, वो किसका काम होना चाहिए, पीएचसी का होना चाहिए। जो पीएचसी कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, ब्लॉक लेवल पे होती है ना। और एक प्रपोजल आया, वन बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन का। और ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर था, बेसिकली ये भी किसके लिए ही था, मलेरिया के ही काम के लिए था, मलेरिया के प्रोग्राम के लिए ही था। 10,000 की पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर का इन्होंने प्रपोजल दिया, किसके लिए, फॉर मलेरिया विजिलेंस, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स एंड फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट को दिया गया एक, कि एक आदमी और होना चाहिए जिसको नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। इसका काम क्या करना था, टू सुपरवाइज 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर। यानी ये कह लीजिए कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर था, जिसका काम क्या था, मलेरिया के सर्विलांस में उसका काम था। वाइटल स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट ना, माइग्रेशन रेट, या यूं कह लीजिए मैरिज रेट। ये सब चीजें जो है देखने के, ये तमाम जो डेटा था कलेक्ट करने का काम, वो बेसिक हेल्थ वर्कर का था। तो इस 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए फर्दर जो है एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट को रखा जाए, ये इन्होंने प्रपोज किया था चड्डा कमेटी ने। आई मुखर्जी कमेटी 1965 में, इन्होंने क्या कहा, अब देखिए, इसी मलेरिया से ही आगे इन्होंने काम बढ़ाया। इन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग जो एक्टिविटीज है, ये एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, और मलेरिया की जितनी एक्टिविटीज हैं, ये पूरी एकदम अलग होनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं चलनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे, कि मलेरिया विजिलेंस या फैमिली प्लानिंग ये सब एक ही आदमी कर रहा था, एक बेसिक हेल्थ वर्कर था, ये मलेरिया का भी काम कर रहा था, उससे रिलेटेड भी, और फैमिली प्लानिंग और वाइटल स्टेटिस्टिक्स ये सारी चीजें भी उसके अंडर में आती थी। लेकिन मुखर्जी कमेटी ने कहा कि नहीं, फैमिली प्लानिंग को अलग एंटिटी बनाई जाए, और मलेरिया एक्टिविटीज को सेपरेट किया जाए उससे, दोनों अलग अलग काम होना चाहिए, एक आदमी दोनों को नहीं करेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सेपरेट सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी मलेरिया के लिए अलग स्टाफ दे दिया जाए, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था उसके लिए एक अलग स्टाफ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मुखर्जी कमेटी। अच्छा, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च कब हुआ था, जनरल नॉलेज का सवाल है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ। 1952 सर। हाँ, वेरी, 1952 में, है ना, 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद मलेरिया की एक्टिविटीज और इसकी एक्टिविटीज एक साथ ही की जाती थी, लेकिन मुखर्जी कमेटी का प्रपोजल था कि मलेरिया एक्टिविटीज अलग होनी चाहिए, और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है वो अलग होना चाहिए, दोनों के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। मुखर्जी कमेटी एक और आई 1966 में, इसने क्या प्रपोजल दिया, क्या चीजें बताई। इन्होंने कहा कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज इट शुड बी प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे ही बेसिक हेल्थ सर्विस है, इसको प्रोवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़े। यानी बेसिकली एक तरीके से कह लिया जाए, बेसिक हेल्थ सर्विस का मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात है, ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं थी। जंगल वाला कमेटी आई 1967 में, जंगल वाला कमेटी, इसको कहा जाता है कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इंटीग्रेट करना यानी जो अलग अलग चल रही थी हेल्थ सर्विसेज, उनको एक दूसरे से जोड़ के रखना, दैट इज इंटीग्रेशन। जंगल वाला कमेटी ने कहा, इसका दूसरा नाम आया कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब इन्होंने जो स्पेसिफिक चीज दी थी वो ये थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। स्पेशलाइज्ड वर्क है तो उसके लिए स्पेशल पे होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अगर बराबर का काम हो रहा है तो बराबर की पेमेंट भी सबको मिलनी चाहिए, ये नहीं कि कोई किसी को ज्यादा किसी को कम, नहीं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इनका स्लोगन था, इन्होंने ये प्रपोजल दिया। दूसरे, स्पेशल पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क, जो स्पेशल काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल पेमेंट होनी चाहिए। नो प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी कि गवर्नमेंट
हेल्थ सेक्टर से अगर कोई जुड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, पीएचसी पे है, सीएचसी पे, तो फर्दर उसको प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। नो प्राइवेट प्रैक्टिस। ये आज भी चलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, ये जो मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे जो टीचर्स हमारे होते हैं ना, या डॉक्टर्स, उनको एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है बाकायदा, कि आप बाहर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। ये जंगल वाला कमेटी का था। एंड गुड सर्विस कंडीशंस, ये भी है कि अच्छे तरीके से लोगों को देखा जाए, उनको प्रॉपर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये, इस कमेटी का नाम दिया गया कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जंगल वाला कमेटी। नेक्स्ट कमेटी थी करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली। यहाँ पे एक इन्होंने नया प्रपोजल दिया, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, है ना। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स का इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया था करतार सिंह कमेटी ने। तो इसमें आई एएनएम्स। अब एएनएम्स को, क्योंकि ऑलरेडी चल रही थी, है ना, ऑक्सिलरी नर्सिंग मेल्स, है ना, तो इनको क्या किया गया, एएनएम्स टू बी रिप्लेस्ड बाय फीमेल हेल्थ वर्कर्स। एएनएम्स को किससे रिप्लेस कर दिया इन्होंने, फीमेल हेल्थ वर्कर से। इसके अलावा बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो थे, जो सबसे पहले आए, किसमें आए थे, 3 मिलियन प्लान के अंडर में आए थे बेसिक हेल्थ वर्कर्स। मलेरिया सर्विलांस वर्कर थे, यानी मलेरिया विजिलेंस का जो काम कर रहे थे, वो किस में आए थे, किस कमेटी में थे, चड्डा कमेटी में थे वो, ना। वैक्सीनेटर्स थे, या हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट एंड फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट, इन सब को रिप्लेस करवाया किससे इन्होंने, मेल हेल्थ वर्कर से। तो दो वर्कर आए, मेल एंड फीमेल। एएनएम्स को फीमेल हेल्थ वर्कर से, बाकी तमाम को मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस करने का इनका प्रपोजल था। अब इन्होंने क्या कहा कि पीएचडी कितनी पॉपुलेशन के लिए होनी चाहिए, फॉर 50,000। अभी तक दोनों लोगों ने जो दिया था वो 40,000 पॉपुलेशन पे दिया था, है ना, मुडेलियर और बोर कमेटी ने। करतार सिंह कमेटी ने कहा कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो 50,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, और एक पीएचसी के अंडर में 15 से 16 सब सेंटर्स आने चाहिए, और वो कितनी पॉपुलेशन को कैटर कर रहा हो सब सेंटर, 3,000 से 3500, यानी 3,000 टू 3,500, है ना। 3 से 3,500 की पॉपुलेशन को एक सब सेंटर जो है वो कैटर कर रहा हो, और टोटल 15 to 16 सब सेंटर्स एक पीएचसी के अंडर में आना चाहिए, और पीएचसी जो है कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रही हो, 50,000 पॉपुलेशन को वो कवर कर रही हो। अब सब सेंटर पे कौन कौन होना चाहिए, इन्होंने कहा कि एक सब सेंटर पे एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। ईच सब सेंटर बी स्टार्ट बाई 1 मेल एंड 1 फीमेल हेल्थ वर्कर। एक मेल हेल्थ सुपरवाइजर आया, 1 मेल हेल्थ सुपरवाइजर, किसके लिए, 3 से 4 मेल हेल्थ वर्कर्स के लिए। और सेम कंडीशन आई, एक फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर 4 फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, ना। इसके अलावा लेडी हेल्थ विजिटर्स, इनको नाम दिया गया, जो फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर थी उनका नाम दे दिया गया लेडी हेल्थ विजिटर्स, है ना। और जो पीएचसी पे डॉक्टर इंचार्ज है, यानी जो मेन आदमी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, जो डॉक्टर जिसके अंडर में पूरा पीएचसी आता है ना, उसको ओवरऑल पूरा इंचार्ज बना दिया गया। जितने भी ये सुपरवाइजर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उसके एरिया में, सबका जो इंचार्ज कौन होगा, जो पीएचसी का इंचार्ज है, वो उस अपनी पेरिफेरी में उसके अंडर में जितने भी लोग आ रहे हैं सबका इंचार्ज वही होगा। ये करतार सिंह कमेटी का प्रपोजल था। नेक्स्ट है श्रीवास्तव कमेटी 1975। इसको कहा जाता है ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, है ना। इस श्रीवास्तव कमेटी को कहा जाता है। इन्होंने पैरा प्रोफेशनल्स और सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स का एक बैंड बनाने की बात की थी, कम्युनिटी से ही निकाल के इनको एक पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स बनाया जाए, कम्युनिटी से ही, वहीं से। इन्होंने क्या, दो तीन चीजें बहुत स्पेसिफिक इन्होंने दी थी। एक तो हेल्थ वर्कर्स के दो कैडर को स्टेब्लिश करने का था, एक तो मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, है ना। दूसरा रेफरल सर्विसेज, दूसरा क्या था इनका, रेफरल सर्विसेज, जो कॉम्प्लेक्स होता है, प्राइमरी रेफरल सर्विस, सेकेंडरी रेफरल सर्विस, है ना, ये सारी चीजें। तो डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, ये आया श्रीवास्तव कमेटी का, बिटवीन पीएचसीज एंड हायर लेवल रेफरल एंड सर्विसेज सेंटर। यानी पीएचसी है, पीएचसी फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है मेडिकल ऑफिसर से और लोकल पॉपुलेशन से, और पीएचसी से फर्दर जो है वो रिफर किया जाता है पेशेंट आइदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंटर। वहां से फिर फर्दर अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंटर से नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेजेस की तरफ वो भेज दिया जाता है। तो ये जो रेफरल सर्विसेज का पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने ही प्रपोजल दिया था श्रीवास्तव कमेटी ने। इसके अलावा स्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन, ठीक है। रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल, रोम स्कीम, ये स्कीम बहुत पॉपुलर हुई थी।
और ये जो है इसका क्रेडिट भी जाता है किसको, श्रीवास्तव कमेटी को। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ रोम स्कीम याद कर लीजिए। जैसे वहां पे 3 मिलियन प्लान था ना, कि 3 मिलियन प्लान किसने दिया, बोर कमेटी ने दिया। ऐसे ही एक लाइन में याद रख लीजिए कि रोम स्कीम किसने दी, किसका प्रपोजल, श्रीवास्तव कमेटी का था, है ना। रोम स्कीम श्रीवास्तव कमेटी का प्रपोजल था। इसके अलावा विलेज हेल्थ गाइड यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम, ये भी लॉन्च कराई किसने, श्रीवास्तव कमेटी ने। एंड 3 टियर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, है ना। ये 3 टियर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ही लॉन्च करवाया था कि पंचायत लेवल पे क्या होना चाहिए, पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जिला लेवल पे क्या चीजें होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सारी चीजें जो है ये इन्होंने बताई, श्रीवास्तव कमेटी का प्रपोजल में आई। अब आइए, ये तो तमाम हेल्थ प्लानिंग कमेटीज थी, क्या क्या इन्होंने प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को। प्राइमरी हेल्थ केयर, बहुत सारी बातें होती है प्राइमरी हेल्थ केयर से। तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। कोई कम्युनिटी है, कोई कम्युनिटी है, मतलब विलेज ले लीजिए आप, एक गांव है, वहां पे जितने भी लोग हैं, इधर मेल हो फीमेल हो या किसी भी कास्ट का पर्सन हो, किसी भी कास्ट का पर्सन हो, और यानी हर कास्ट का हो, वो अगर अपनी जरूरत के लिए यानी हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई भी नीड है, और उसको वो प्रोवाइड करा रही है, क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है फ्री ऑफ कास्ट। ज्यादातर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में यही होता है, फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर। उसमें जो मेन चीज ये है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, यानी थोड़ा बहुत अगर पैसा लग भी रहा है तो वो जितने भी उस कम्युनिटी में लोग हैं, चाहे वो हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हो या लोकल लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हो, सब के सब उसको अफोर्ड कर सके, लोगों को इजिली एक्सेस हो, हर चीज आसानी के साथ मिल जाए, अफोर्डेबिलिटी हो, और लोग पार्टिसिपेट करें, लोग घबराएं नहीं, वहां से भागे नहीं, बल्कि वहां पे अपनी परेशानी लेकर जाएं और उनका ट्रीटमेंट हो, लोग वहां से दवा लेकर आए। या और भी दूसरी चीजें, प्राइमरी हेल्थ केयर में सिर्फ दवा ही नहीं आती, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो है चीजें बताई जाए, प्रोग्राम्स चलाए जाए, विलेज लेवल पे कैंपेन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि चलिए भाई सैनिटेशन से रिलेटेड है, या अभी जैसे डी वार्मिंग का पूरा प्रोग्राम होता है, सैनिटेशन से रिलेटेड होता है, खासतौर से जब मलेरिया वगैरह का बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होने लगते हैं, तो बाकायदा ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, लोग आते हैं, हेल्थ वर्कर्स जो है गांव गांव आते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में आती है ना। Essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology, ना, made universally accessible to individuals and families in the community। कोई भी फैमिली हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास का हो, किसी भी कास्ट का, उसके लिए 100% जाए, यूनिवर्सल हो, वो जाए तो उसे मना ना किया जाए उस चीज के लिए ना, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट ए कास्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। आप देखते होंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जब हम जाते हैं, पीएचसी पे, तो वहाँ पे कुछ दवाएं होती है जो फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। एक स्लिप बनती है पेशेंट्स की, शायद 1-2 रुपए की बनती होगी, उससे ज्यादा की नहीं बनती। और वहाँ बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, दे आर आल्सो ऑफ फ्री ऑफ कास्ट, है ना। तो बहुत सारी चीजें, अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कॉस्टली भी है, तो वहां पे वो सब्सिडी अमाउंट में दी जाती है पीएचडीज पे। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में आता है, यानी कि कम्युनिटी जो है वो उसको अफोर्ड कर सके, उसको यूज कर सके एट मिनिमम कास्ट। इसका कुछ हॉलमार्क है, हॉलमार्क्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, 4 एज होते हैं, 4 एज, 4 ए हैं। पहला ए जो है वो अफोर्डेबिलिटी, यानी बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। सेकंड जो है एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। इसके अलावा थर्ड है एक्सेसिबिलिटी, यानी लोगों को इजिली एक्सेस हो। एंड फोर्थ अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने खोल दिया और वहां पे ना तो दवा है ना तो डॉक्टर है, कोई नहीं मौजूद है, तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। तो ये सारे ये 4 एज है, दे आर द हॉलमार्क्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इसके अलावा 4 बेसिक प्रिंसिपल कह लीजिए या 4 पिलर्स कह लीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो क्या क्या होते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल मतलब वही इक्वेलिटी से ही रिलेटेड है ना।
और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पूरी कम्युनिटी वहां पे, ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो ठीक है, बाकी एक पर्टिकुलर ग्रुप को वहां आने से मना कर दिया गया है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी वहां पे जाए। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं सब मिलके काम करें, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 4 पिलर्स या प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब आइए एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट्स को कहा गया जिसमें एलिमेंट्स की जितनी भी इसमें वर्ड है अलग अलग ना, सॉरी, इसके जो भी लेटर्स हैं सब अपना एक अलग सिग्निफिकेंस के साथ है। लाइक ई से क्या, एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर कंट्रोल। और ये जो एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, जो कंपोनेंट्स हैं, ये कब आए थे? ये एक डिक्लेरेशन हुआ था अल्मा आटा के नाम से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही था ये। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 ना, 1978 में डिक्लेरेशन आया था। अराउंड 134 या 104 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था इसको, कि हम इसे अपनाएंगे ना एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर। ये जो सजेशंस थे, एलिमेंट्स कहा गया इनको, और कंपोनेंट्स भी इन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्स। ई फॉर एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर कंट्रोल, लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्राइमरी हेल्थ केयर में है कि लोकल लेवल पे जो भी एंडेमिक डिजीज है उनको प्रिवेंशन किया जाए, उनको कंट्रोल करना है। इसेंशियल ड्रग्स जो है दे आर अवेलेबल है एट पीएचसीज और सीएचसीज। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, ये भी एक पार्ट था प्राइमरी हेल्थ केयर के। यानी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो जो भी चीजें हैं, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ हो या मैटरनल हेल्थ हो, ये इसी में इंक्लूड की गई ना प्राइमरी हेल्थ में। ईपीआई आप इसको पढ़ेंगे ना, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, 1974 में ये लॉन्च हुआ था। ईपीआई डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। उस वक्त ईपीआई जो लॉन्च हुआ था ना, वो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए लॉन्च हुआ था। तो उसको फर्दर जो है एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर उसके कंपोनेंट में इसको ऐड किया गया था। न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग प्रॉपर फूड सप्लाई, ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, एंड सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये सारी चीजें थी। ये सब के सब क्या, दीज आर एलिमेंट्स। और ये किस में आते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो आया था, ये कंपोनेंट्स, ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में ये आया था। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में, इसके क्या क्या लेवल्स हैं ना, इसके क्या क्या लेवल्स होंगे। अब देखिएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर ये क्या चीज है? इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। एक लाइन में याद रखिएगा, जो प्राइमरी लेवल है हमारे हेल्थ केयर का, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, उसका जो पहला कांटेक्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम से, वो प्राइमरी लेवल पे होता है, जिसको हम प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर कहते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो किससे दी जाती है, कौन लोग होते हैं, तो दो जगह, दो चीजें हैं यहाँ पे, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। ये जो पीएचसी है या सब सेंटर है, ये प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर है ना, प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर। कम्युनिटी का पर्सन जो सबसे पहले यहीं पे जाता है, सब सेंटर या पीएच। अब आज का सिनेरियो मत लीजिएगा कि गांव में कोई बीमार हुआ प्राइवेट प्रैक्टिशनर के यहाँ जा रहा है ना। पहले प्राइवेट प्रैक्टिशनर उतने नहीं होते थे, पीएचसी ही चलती थी या सब सेंटर ही चलते थे, उसी के लेवल पे ये बात हो रही है। तो पीएचसीज हैं या सब सेंटर है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोग पहुंचते थे बीमार होने के बाद। तो इसलिए कहा गया कि इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, है ना। तो हेल्थ सर्विसेज सब सेंटर या पीएचसी से दी जाती थी। दूसरा है सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ सेंटर। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ सेंटर पे क्या चीज आती है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा बताइएगा। मान लीजिए पीएचसी पे कोई आदमी गया, पीएचसी पे गया या सब सेंटर पे गया, यहाँ पे इसकी बीमारी थोड़ी सी एडवांस स्टेज की थी, यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे ये लोग, तो क्या कहेंगे, आगे जाओ। तो आप एक चीज, आपने एक चेन देखी होगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज पे जब हम बैठते हैं किसी को रिफर करना होता है, तो हम किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के यहाँ उसको रिफर नहीं करते, अपने से हायर सेंटर पे उसको रिफर करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगी। पीएचसी वालों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये तो बेसिक जो नीड्स थी या बेसिक ड्रग्स थी वहीं तक ये लोग थे, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें थी यहाँ पे। तो अब आगे इनको भेजना है तो कहाँ पे भेजेंगे, हायर सेंटर पे। तो बेसिकली जो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है ना, ये पहला रिफरल लेवल बन जाता है, फर्स्ट रिफरल लेवल, ना। इट इज द फर्स्ट रिफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया।
सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। और जाहिर सी बात है पीएचसी से आगे क्या आएगा? सीएचसी आएगा। सीएचसी आएगा, कम्युनिटी एसडीएच हेल्थ आएगा। सेंटर। इसके अलावा एक चीज और यहीं पे ऐड करिएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसी में आता है। फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। अब इसके बाद आइएगा टर्शियरी लेवल। टर्शियरी लेवल अब इनसे आगे ना, यानी सेकेंड रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर। सेकेंड रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर, दैट इज टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कैसे मिलेंगी? मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप कहाँ पे भेजते हैं, उस पूरे इलाके में आप देखते हैं कि वहां पे कौन सा मेडिकल कॉलेज है, वहां पे कौन सा मेडिकल, फर्दर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट को रिफर किया जाता है या सीएचसी से ही डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, कहाँ पे? उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो यहाँ पे जो चीज आएगी, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ठीक। तो ये लेवल्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के इंडिया में, है ना? तो यही जो बोल्ड पॉइंट्स है ये जरूरी है याद रखना। लाइक अगर हम पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर क्या होगा इंडिया में, तो वो क्या है, वो टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आता है ना। तो ये है, इतनी चीजें हैं इसमें। अब आइए सब सेंटर थोड़ा सा स्पेसिफिक करके इनके बारे में देखते हैं। सब सेंटर टोटल स्टाफ कितना होता है सब सेंटर पे? सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं? टोटल स्टाफ होता है तीन। एक मल्टीपर्पज वर्कर होता है, एक मेल और एक फीमेल, और एक वॉलेंटियर वर्कर होता है ना, बस इतना ही। टोटल स्टाफ जो होता है सब सेंटर पे वो तीन होता है, एक मेल और फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर और एक वॉलेंटियर वर्कर होता है। अब नया जो आया उसमें पार्ट टाइम में एक सफाई कर्मचारी को भी रख दिया गया है ना। पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम होता है सब सेंटर पे सफाई कर्मचारी, उसको भी ऐड कर दिया गया इसमें। वैसे तो अभी भी जो है वो तीन ही यहाँ पे है सब सेंटर पे, बस वो क्या, वो एज ए पार्ट टाइम उसको रखा गया है। मेल और फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं, और एक जो है वॉलेंटियर वर्कर है। इट इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट, सब सेंटर की बात हो रही है। इट इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी में कोई बीमार हुआ, जाहिर सी बात है कि अगर मेरे गांव में ही कोई छोटा मोटा ही सही एक क्लिनिक है, तो सबसे पहले आदमी वहीं पे जाता है। तो सब सेंटर भी बेसिकली वैसा ही था। तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट जो निकल के आया वो कम्युनिटी और हेल्थ केयर से, वो सब सेंटर आया, यहीं पे लोग सबसे पहले आते थे। और ये जो था सब सेंटर था, ये 100% सेंट्रल असिस्टेंस के साथ, यानी स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पूरा का पूरा इसका खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में सब सेंटर आता है। और अगर हम 2018 की बात करें, तो 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है 1,58,417 इतने सब सेंटर्स इंडिया में है। 2018 का डेटा है ये, है ना? फिर आया प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी की जब हम बात करते हैं, पीएचसी स्टाफ कितना होता है पीएचसी पे? स्टाफ जो है वो कितना होता है पीएचसी पे? 15, है ना। टोटल 15 स्टाफ होता है, उसमें एक से दो मेडिकल ऑफिसर रख दिए गए, 1 to 2 मेडिकल ऑफिसर। फिर हेल्थ असिस्टेंट है, हेल्थ एजुकेटर है। अदर स्टाफ्स में क्या क्या आएगा? अदर स्टाफ्स में अब यहाँ पे स्वीपर है, एम्बुलेंस का ड्राइवर है, लैब असिस्टेंट है ना। बहुत सारी चीजें जो है, जो छोटे छोटे काम है, स्वीपर है, चौकीदार भी आता है इसी में। तो वो सब अदर स्टाफ में आते हैं, सब टोटल इंक्लूड करके टोटल स्टाफ जो पीएचसी का बनता है वो 15 लोगों का वो बनता है। 15 लोगों का वो स्टाफ बनता है। फर्दर पीएचसी इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। सब सेंटर पे कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं था, याद रखिएगा, है ना। तो ये क्या था, मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी था। अब पीएचसी क्या काम कर रही है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल। यहाँ पे एक से दो मेडिकल ऑफिसर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। तो ये पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट बन गया, एक मेडिकल ऑफिसर से और पीएचसी,
विलेज कम्युनिटी के बीच का, है ना। पीएचसी पे कितना, ये किसका रेफरल सेंटर, ईच पीएचसी एक्ट एज ए रेफरल सेंटर फॉर 6 सब सेंटर, यानी 6 सब सेंटर का रेफरल सेंटर बनाती है एक पीएचसी। आसपास के 6 सब सेंटर, यानी कहने का मतलब कि ये जो विलेज पे जो सब सेंटर्स है, वहां से फर्दर जो वो आगे भेजेंगे कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, है ना। तो ये एक रेफरल सेंटर की तरह ये एक्ट करती है 6 सब सेंटर्स के लिए। मेडिकल ऑफिसर इज द लीडर ऑफ टीम, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो लीडर होगा, जो इंचार्ज होगा, वो कौन होगा, वो मेडिकल ऑफिसर ही होता है ना, मेडिकल ऑफिसर होता है। इसके अलावा पीएचसी आर स्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा देखती थी सब सेंटर को। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके अंडर में आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है। और स्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय द स्टेट अंडर द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था बेसिक मिनिमम सर्विस प्रोग्राम भी इसको कहते हैं। इसी के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसका पूरा खर्च जो है, मेंटेनेंस जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखती है। और सब सेंटर का पूरा जो मेंटेनेंस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पीएचसी का जो प्रोविजन था कि कितना होना चाहिए, 4 to 6 बेड्स होने चाहिए। पीएचसी पे प्रोविजन था 4 to 6 बेड्स का। और करंट में अगर हम देखें 2018 का ही डेटा यहाँ पे भी है कि पीएचसी इंडिया में जो है 25,743 पीएचसी है। बहरहाल ये याद रखने की चीज नहीं है ना। पीएचसी पे बेड का जो प्रोविजन था वो 4 to 6 था। इसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, सीएचसी, है ना। अब यहाँ पे जो डिजायरेबल स्टाफ है, अभी यहाँ पे 30 से 31 तो है, ये स्टाफ है अभी करंट में। लेकिन जो डिजायरेबल है या इसेंशियली जो कहा गया, वो दिया गया अभी के सिनेरियो में, वो 46 to 52 होना चाहिए। इतना स्टाफ की रिकमेंडेशन है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे स्टाफ कितना होना चाहिए, 46 से 52 होना चाहिए। डिजायरेबल है ये, डिजायरेबल। अब इसमें कुछ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर लाए गए ना, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। इसके अलावा एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, इसमें एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी होता है जो इंचार्ज होता है। एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होता है जो सीएचसी का इंचार्ज होता है। 4 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है, एक फिजिशियन, सर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट। इसके अलावा 3 एडिशनल न्यू पोस्ट आई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में, उसको क्रिएट किया गया था। वो कौन कौन से थे, वो डेंटल सर्जन थे, पीडियाट्रिशियन था और एनेस्थेटिस्ट। पीडियाट्रिशियन था, डेंटल सर्जन था, और एक जो था वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी। 3 जो है ये एडिशनल नई पोस्ट क्रिएट की गई थी अंडर नेशनल रूरल हेल्थ में। उसके अलावा स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो थे, उसमें कौन कौन से आएंगे, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट ना। अब यहाँ पे नया नार्म क्या आया, आपने अभी सुना होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है, एक आयुष मेडिकल ऑफिसर भी होना चाहिए। एक आयुष मेडिकल ऑफिसर भी होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर आयुष का भी एक होना चाहिए ना। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी होना चाहिए यहाँ पे। वैसे तो 5 सीएचसी के लिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन है कि 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए ना। एक पब्लिक हेल्थ नर्स होना चाहिए स्टाफ में, एक 10 स्टाफ नर्स होने चाहिए। और अदर स्टाफ में फिर वही आता है, स्वीपर आएगा, चौकीदार आएगा, लैब असिस्टेंट आएंगे, एम्बुलेंस का ड्राइवर आता है। ये सारे जो है ये अदर स्टाफ में, टोटल जो डिजायरेबल है वो 46 to 52 का स्टाफ बनता है ना। और ये जो होते हैं 4 पीएचसी के लिए एज ए रेफरल सेंटर ये काम करते हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, इट एक्ट एज ए रेफरल सेंटर फॉर 4 पीएचसी। अब ये भी जो है, सीएचसी का भी पूरा का पूरा मेंटेनेंस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पे बेड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सीएचसी की, 30। बेड स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। और करंट में 5,624 सीएचसी इंडिया में है।
2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब आइए थोड़ा सा की फैक्ट या यूं कह लीजिए कि बेसिक डिफरेंस, लेवल ऑफ केयर। जो सब सेंटर और पीएचसी है, ये किस लेवल में आएंगे, किस लेवल ऑफ केयर में आएंगे हेल्थ केयर में? प्राइमरी। प्राइमरी है ना। ये दोनों के दोनों, चाहे सब सेंटर हो या पीएचसी हो, ये दोनों के दोनों प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। और जो सीएचसी है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। ठीक, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर वो पीएचसी। पॉपुलेशन नॉर्म, यानी कितनी पॉपुलेशन पे सब सेंटर होना चाहिए, पीएचसी होना चाहिए या सीएचसी। देखिए, इसको हमेशा डिवाइड किया जाता है इंडिया में ना, हिली या ट्राइबल एरियाज के लिए अलग नॉर्म है, और प्लेन्स में अलग नॉर्म दिया गया है। तो प्लेन्स के लिए एक जो सब सेंटर अभी जो है वो 5,000 की पॉपुलेशन पे है। कितने पे है? 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर है। और पीएचसी जो है वो 30,000 की पॉपुलेशन पे है, प्लेन्स में 30,000 की। और जो सीएचसीज है वो 1,20,000, ना, यानी 1,20,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन्स में एक सीएचसी है, 30,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी, और 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर। हिली या ट्राइबल एरियाज में ये थर्ड जो है ये 3,000, 3,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर है, 20,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी है, और 80,000 की पॉपुलेशन पे एक सीएचसी है ना। कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज में या हिली एरियाज में। स्टाफ कितने कितने होने चाहिए? सब सेंटर पे 3 स्टाफ होता है ना। पीएचसी पे अराउंड 13 to 21 स्टाफ, ये डिजायरेबल है। 13 से 21 इतने बीच में होने चाहिए। और सीएचसी पे अभी जो डिजायरेबल स्टाफ है वो कितना है? 46 to 52 का है, कि इतना होना चाहिए, इतनी रिकमेंडेशन। मेंटेनेंस किसके अंडर में आता है ये? तो सब सेंटर के बारे में हमने बताया था, ये किस में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ सर, चिल्ड्रन क्या था, चिल्ड्रन एंड क्या था, वो मिनिस्ट्री कौन सी थी? किसके अंडर में आता है सब सेंटर? फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर में आता है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो मिनिस्ट्री। तो मेंटेनेंस सब सेंटर का जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बाकी पीएससी और सीएससी का ये स्टेट गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है, यानी पूरा खर्च जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है यहाँ पे। ठीक। रूरल एरिया कवर्ड, अब ये रूरल एरिया जो है ये किलोमीटर के हिसाब से है कि कितने रेडियस में ये कितने रूरल एरिया को कवर करेगी। तो बेसिकली जो, अगर हम बात करें रूरल एरिया की, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया कि सब सेंटर कवर करेगा। और 140 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पीएचसी कवर करता है। और अराउंड 770 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ विलेज कितना, ये रूरल एरिया कवर्ड, ये उतना जरूरी नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ, कितने नंबर, कितने विलेज या गांव जो है आएंगे ऑन एवरेज वो सब सेंटर में। तो सब सेंटर में ऑन एवरेज जो है वो 4 गांव आते हैं। और 29 पीएचसीज में ऑन एवरेज जो है वो 29 विलेजेस आते हैं। एंड 158 विलेजेस इट कम्स अंडर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था, किसके अंडर में क्या आता है, और कितने पॉपुलेशन नार्क पे है, और कौन सा लेवल ऑफ हेल्थ केयर है ना। तो ये सारी चीजें इसके डिफरेंस थी बेसिकली। अब आइए, कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका पॉपुलेशन नार्म, कितनी पॉपुलेशन पे क्या चीज होनी चाहिए, सजेस्टेड नॉर्म है। दीज आर सजेस्टेड नॉर्म, है ना। हेल्थ असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल के लिए अलग है ना। तो सॉरी, प्लेन एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। तो 1/30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, और 20,000 की पॉपुलेशन ट्राइबल या हिली एरियाज के लिए है। एक मेल और फीमेल हेल्थ असिस्टेंट के लिए इतनी पॉपुलेशन चाहिए, इतने पे एक होना चाहिए। फिर हेल्थ वर्कर्स या मल्टीपर्पज वर्कर्स जो होते हैं, इनके लिए क्या पॉपुलेशन नॉर्म है? 5,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन एरिया में एक होना चाहिए, और 3,000 की पॉपुलेशन पे एक ट्राइबल या हिली एरियाज पे होना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देखिएगा, 1/400 to 800 पॉपुलेशन प्लेन एरिया में, यानी 400 से 800 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर
होना चाहिए प्लेन एरिया में। एंड 300 to 800 पॉपुलेशन ट्राइबल और हिली एरियाज में एक होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा कुछ नॉर्म और सजेशन लाइक डॉक्टर, यानी कितनी पॉपुलेशन पे डॉक्टर होना चाहिए, तो कहा गया कि एक डॉक्टर जो है वो 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। और एक डॉक्टर पे कितनी नर्स होनी चाहिए, नर्स जो होनी चाहिए वो 3 पर डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर पे 3 नर्स का ये सजेशन है। आशा के लिए बात करते हैं। आशा, इसके बारे में अभी ये भी डिटेल में पढ़ना है बाद में। आशा का जो सजेशन है वो ये है कि एक गांव पे 2 आशा होनी चाहिए, यानी 2 पर 1000। बट करेंटली अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो में अभी जो चल रहा है वहां पे एक गांव के लिए यानी 1000 की पॉपुलेशन पे एक ही आशा अवेलेबल है। ये दीज आर सजेस्टेड नॉर्म्स। एक्चुअल में ये है नहीं, ये क्या है, ये सजेशन है कि इतना होना चाहिए। जो मतलब होता है ना कि लिखी हुई चीज अलग होती है, प्रैक्टिकली वाली चीज अलग होती है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। सजेशन, इतने सारी हेल्थ कमिटीज आई, उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए, उनमें से कुछ ये सब भी सजेशन थे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है ना। तो सजेशन ये था कि आशा जो है एक गांव पे 2 होनी चाहिए, यानी 1000 की पॉपुलेशन पे 2 होनी चाहिए। करेंटली जो है अभी भी 1000 की पॉपुलेशन पे एक ही आशा अवेलेबल है। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये कुछ खास नहीं है, बस खाली देख लीजिएगा इसको, मेल और फीमेल के लिए क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए हेल्थ वर्कर। फीमेल का है, तो फीमेल हेल्थ वर्कर उसका काम क्या है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। पहली चीज तो प्रेगनेंसी को रजिस्टर करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी को रजिस्टर करने के बाद यूरिन टेस्ट, हेमोग्लोबिन टेस्ट यानी एनीमिया को चेक करना है। अगर उसे लग रहा है कि पेशेंट एनीमिक है तो उसको फौरन जो है रिफर करना है। उसको डिलीवरीज को कंडक्ट कराना है। दो एटलीस्ट जो है मिनिमम 2 पोस्ट नेटल विजिट, डिलीवरी के बाद 2 बार जो है वो उसे विजिट करना है, कि यानी जो बच्चा है और जो माँ है वो सही है या उनमें कोई परेशानी तो नहीं है, फर्दर वो उनको असिस्ट करने के लिए। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्या काम इसका, एलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन करना। अब एक क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, एलिजिबल कपल्स का रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन होता है। जब कंट्रासेप्शन हम पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी, एलिजिबल कपल्स के बारे में। सब एलिजिबल सेंटर कपल सब सेंटर पे, हाँ, सब सेंटर पे एलिजिबल कपल्स का जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन होता है वहीं पे। तो ये जो फीमेल हेल्थ वर्कर है इसी का काम है एलिजिबल कपल्स को रजिस्टर करना। इसके अलावा जो कन्वेंशनल या ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, इन्हीं कपल एलिजिबल कपल रजिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। फीमेल डिपो होल्डर्स के स्टेब्लिशमेंट, डिपो होल्डर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, क्या क्या चीजें उनके अंडर में आती है ना। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करना और उसको रिफर करना है टर्मिनेशन के लिए। न्यूट्रिशन में क्या है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई एंड रेफर, आयरन एंड फोलिक एसिड के टैबलेट्स उसे प्रोवाइड करने हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी उसे प्रोवाइड कराने हैं। इम्यूनाइजेशन में प्रेगनेंसी में खास तौर से, अब यहाँ पे जैसे प्रेगनेंसी को रजिस्टर करना है उसके बाद उसको टिटनस टॉक्साइड्स का इंजेक्शन भी देना है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा बच्चों में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो है उनसे वैक्सीनेशन के लिए, ये भी इसका काम है अंडर इम्यूनाइजेशन। दाई ट्रेनिंग, इसको दाइस को लिस्ट करना है, उनको ट्रेन करना है ना, उनको क्या करना है, ट्रेनिंग में उनकी हेल्प देनी है दाइस की। कम्युनिकेबल डिजीज है तो मेडिकल ऑफिसर को नोटिफाई करना है। अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज उसके एरिया में पाई जा रही है तो उसे अपने एरिया के मेडिकल मेडिकल ऑफिसर कहाँ पे मिलेगा, पीएचसी पे मिलेगा, उसको नोटिफाई करना, उसको बताना है कि ये डिजीज यहाँ पे देखी जा रही है। वाइटल इवेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, खासतौर से बर्थ रेट और डेथ रेट का जरूर देखना है, रिकॉर्ड कीपिंग, उस रिकॉर्ड को इसको रखना है। माइनर एलिमेंट्स यानी फर्स्ट एड है उसको ट्रीट करना है। और टीम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, टीम एक्टिविटीज होती हैं जो हाउस होल्ड लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे होती है गांव में। ये होता है कि यार स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है, और मलेरिया से लोगों को जागरूक करना है, तो इसमें क्या करना है, इनको पार्टिसिपेट करना है, लोगों को बताना है, ये टीम एक्टिविटीज के अंडर में आता है। मेल का क्या काम है, एक तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स में क्या, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें वाइटल स्टेटिस्टिक्स भी आती हैं, तो उनको मेंटेन करना है ना। मैटरनल और फैमिली प्लानिंग का काम जो है वो फीमेल का है, मेल का नहीं है। मलेरिया की स्लाइड बनानी है, वो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में है ना, मलेरिया की स्लाइड्स बनानी थी। इसके अलावा मलेरिया, फाइलेरिया, जेई या काला आजार का जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको आइडेंटिफाई करना था। डायरिया या डिसेंट्री के केसेस है उनको इसे देखना था, साथ में ओआरएस
ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है ना। इसके अलावा लेप्रोसी के सस्पेक्ट अगर कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, टीबी के केसेस को आइडेंटिफाई करना है, स्पुटम को कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा सुपरवाइज करना है एमडीटी एंड डार्ट्स। एमडीटी क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी है। किसमें चलती है एमडीटी? लेप्रोसी में चलती है। डार्ट्स टीबी के केसेस में चलती है ना। वाटर बॉडीज को क्लोरिनेट करना है, पब्लिक को एजुकेट करना है, बताना है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को उनको उन तक पहुंचाना है, वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है, और कन्वेंशनल कंट्रासेप्टिव जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारे जो काम है वो किसके हैं? मेल हेल्थ वर्कर के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसमें देखिएगा थोड़ा सा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है? इट इज अ 3 tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लिंकिंग विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनको बाकायदा 2 बार अमेंडमेंट के जरिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जगह दी गई, इनको पावर है इनके पास। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में वो सारी चीजें जो है अवेलेबल है ना। अब लेवल जो 3 लेवल होते हैं पीआरआईज के, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, एक तो पंचायत है, दूसरा क्या? पंचायत समिति या जनपद पंचायत, एंड जिला परिषद या जिला पंचायत, है ना। वैसे तो देखिए अगर हम बात करें ना कि जो जनपद होता है, जनपद जिला को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पंचायत जो होता है वो विलेज लेवल पे होता है। किस पे हो रहा है? विलेज लेवल पे हो रहा है ना? पंचायत समिति या जनपद पंचायत जो है वो ब्लॉक लेवल पे आता है। पंचायत समिति या जनपद पंचायत जो होता है वो किस पे आता है? वो ब्लॉक लेवल पे आता है। और जिला परिषद या जिला पंचायत, जाहिर सी बात है जिला के नाम से, तो ये किस पे आएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, है ना। तो ये 3 tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी से काम करता है। अब यहाँ पे जो पंचायती राज है विलेज लेवल पे, वो उनमें क्या क्या चीजें आती है? उनमें ग्राम सभा आता है, ग्राम पंचायत आती है, और न्याय पंचायत। ये तीनों के तीनों जो है किसमें आते हैं? विलेज में आते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत। इन सब का हेड अगर कह लीजिए, या कह लीजिए कि हेडक्वार्टर जो होता है, हेडक्वार्टर वो कहाँ होता है? जाहिर सी बात है यही है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो हेडक्वार्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट इज द हेडक्वार्टर, है ना। द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो 3 tier हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लोकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन यूनिट है, जो हेड है या हेडक्वार्टर है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट जो किसके अंडर में आता है? अंडर द कलेक्टर, under the collector. The district is the principal unit of administration in India and it is under the collector, है ना। कलेक्टर के अंडर में ये डिस्ट्रिक्ट आता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 6 अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं। विद इन वन डिस्ट्रिक्ट देर आर 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है 6। एक तो सब डिवीजन है, सब डिविजनल ऑफिसर्स, बाकायदा एसडीएम्स भी आते हैं उसमें। जैसे ईच अंडर है सब कलेक्टर आर असिस्टेंट कलेक्टर, है ना। अब ये जो सब डिविजन्स होते हैं ये बनाए जाते हैं बाकायदा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसके अलावा तहसील या तालुकाज, तहसील के बारे में आप जानते हैं। ईच अंडर है तहसीलदार। और आमतौर से एक तहसील जो होती है उसमें 200 से 600 विलेज आते हैं। 200 से 600 गांव आते हैं एक तहसील में। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक लेवल की बात हो रही है कि अंडर ईच अंडर ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बीडीओ होता है वहां पे। बीडीओ जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। और एक ब्लॉक जो होता है करीब करीब जो उसमें 100 विलेजेस आते हैं, और पॉपुलेशन जो है 80,000 टू 120,000 पॉपुलेशन जो होती है ब्लॉक के अंडर में। इसके अलावा फिर म्यूनिसिपैलिटीज एंड कारपोरेशन आते हैं। जो टाउन एरियाज होते हैं वहां पे अलग से होती है म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन होते हैं। फिर गांव आया विलेज। अब विलेज से भी छोटा जो होता है वो पंचायत होता है। पंचायत आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको कहा जाता है। पंचायत सबसे बेसिक प्रिंसिपल यूनिट जो होती है हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें जो ये पंचायत होती है। बहरहाल पहले तो पंचायत में बहुत पावर थी, लेकिन अब धीरे धीरे पंचायत का रोल खत्म होता जा रहा है। तो ये 6 सब डिविजन्स है किसमें? डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सर अंडर में स्क्रीन आती शॉट है। है। व्हाट? स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है हो सर। रही, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट की बातें हो गई।
अब आइए एक 12 5 ईयर प्लान, 2012 से 17 तक ये चला था, 12 5 ईयर प्लान। अब इसके अंडर में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बातें थी। इससे पहले 11th 5 ईयर प्लान वो कब तक हुआ था? ये 2007 से 2012 तक चला था। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान आया 2012 से 17 तक। तो इसमें क्या 11th 5 ईयर अचीवमेंट क्या था? जो 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से 12 का, इसका क्या अचीवमेंट आया? इसमें जो था मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहाँ तक आई? 212 तक आई। रेट के लिए रेशो, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 44 था, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 था, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो 914 था। हाईली अनफेवरेबल था ये। किसमें था ये? 11th 5 ईयर प्लान का अचीवमेंट था 2007 से 12 तक जो चला। उसके बाद लॉन्च किया गया कौन सा? 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक। अब इसमें देखिएगा ना, ये 2017 तक का गोल सेट किया गया। आईएमआर की बात करते हैं, यहाँ पे कितना था? 44 था ना, 2007 से 12 के, यानी 11वें पंचवर्षीय योजना जो थी 11वीं, उसमें 44 था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पे जो गोल सेट किया गया 12th 5 ईयर प्लान में, वो आईएमआर का था कि ये रिड्यूस करना हमें कितना, 44 से लेके आना 25 पे, 25 पर 1000 लाइव बर्थ कम करना था। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो 212 थी, उसको घटा के कहाँ पे लाना है? 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 है, यहाँ पे लेके आना 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट को। इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर हम बात करें, तो ये 914 है, इसको बढ़ा के कहाँ तक होना चाहिए? 950 तक होना चाहिए। एनीमिया का रिडक्शन करना 28% तक। अंडर 3 ईयर ओल्ड माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना बाई 50%। जो इसका डेटा था ना 11th 5 ईयर प्लान को, देखिए ये जो प्लान्स चल रहे हैं 5 5 साल के जो चलते हैं, इसमें जो पिछला जो अचीवमेंट है उसको सामने रख के आगे उसी से फर्दर एक टारगेट जो है वो सेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो ये गोल सेट किए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। उसमें जो चीजें मिली, जिसमें हम फेल हुए, फर्दर उसको क्या करना था, अब आगे हमें इसको अचीव करना है। तो ये बाय द एंड ऑफ 2017 ये सारी चीजें पैरामीटर जो हमें अचीव करने हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है, ट्यूबरक्लोसिस, इसकी तो बात ही ना की जाए। रिड्यूस इंसिडेंस मोर्टिलिटी बाई 50%, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी फर्क नहीं आया अभी तक इसमें, 2024 चल रहा है। लेप्रोसी प्रिवेलेंस लेस देन 1/10,000, ये मिल गया। ये लेप्रोसी वाला जो है ये अचीव हो गया ना। मलेरिया के इंसिडेंस लेस देन 1/1000, अभी तक नहीं अचीव हुआ है। फाइलेरियसिस, माइक्रोफाइलेरिया प्रिवेलेंस लेस देन 1% इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है ना, ये कुछ पॉकेट्स हो गए। फाइलेरिया हर जगह नहीं है, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे अभी भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। डेंगू का केस फर्टिलिटी रेट लेस देन 1% करना है। और चिकनगुनिया फीवर का जो आउटब्रेक हो रहा है, जो एपिडेमिक एक तरीके से कह लीजिए अचानक से हो रहा है, उसको क्या करना है? रोकना है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की मोर्टिलिटी को रिड्यूस करना बाई 30%। काला आजार 2015 में एलिमिनेट करना, एलिमिनेट हो चुका है ना। HIV एड्स, जीरो न्यू इन्फेक्शन, केयर एंड सपोर्ट एंड आर टू ऑल पीपल लिविंग विद HIV एड्स। तो ये जो HIV एड्स है, अभी इसको अचीव करना बाकी है। तो ये सारे गोल सेट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ जो अचीवमेंट मिली हमें 2007 से 12 के बीच में 11th 5 ईयर प्लान के अंडर में। अब टारगेट क्या रखा गया? मेन टारगेट जो है 12th 5 ईयर प्लान को, वो यहीं से लीजिए। मैटरनेटल मोर्टिलिटी रेट को कितना लेके आना है? 100 लेके आना है, 212 चल रही थी ना। अभी इसका लेकिन वो सर्वे होके ये नहीं निकल के आया कि कितना मिला है हमें। हालांकि 2024 में हम आ गए, बट इसका अभी तक नहीं मिल पाया कि कितना होना चाहिए था, कितना आया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी आनी है? 25 आनी। एनीमिया का रिडक्शन जो करना है कितना? 28% ना, 28%। इसके अलावा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना लेके आना है? 2.1 तक लेके आना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 950 तक लेके आना है। ट्यूबरक्लोसिस का मोर्टिलिटी 50% तक रिड्यूस करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये टारगेट है थे 12th 5 ईयर प्लान के। बट इसका डेटा अभी निकल के नहीं आया कितना मिला है। फिर ये एक चीज, लास्ट स्लाइड है ये, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs इनको कहा जाता है। हालांकि ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है MDG, और तमाम सेक्टर्स के लिए ये काम करता है, लेकिन इसमें कुछ हेल्थ की चीजें भी है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी है। बस उन्हीं को देखेंगे ना। यूनाइटेड नेशन था, उसने मिलेनियम डिक्लेरेशन लाया, उसमें 189 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया।
मतलब सहमति जताई कि ठीक है, हम ये जो गोल है हम इनको कोशिश करेंगे अचीव करने की। तो गोल्स प्लेसेस हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंट कमिटमेंट बाय गवर्नमेंट। अब ये जो एमडीजीज थी इसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ गोल्स थे और ये कहा गया कि इनको भी अचीव करना है। और ये जो हेल्थ से रिलेटेड गोल है ये किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेस लाइन ईयर था 1990 और डेड लाइन ईयर था एमडीजी का वो 2015 था, 2015 तक। इसी के अंडर में हमें ये सारी चीजें अचीव करनी थी। 8 एमडीजीज थे, 8 गोल थे यहाँ पे। कितने थे? 8 एमडीजीज। गोल नंबर 1, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। हेल्थ से रिलेटेड नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है ये, है ना। गोल 2, यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन। ये भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। गोल 3 क्या था? जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। गोल 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ना। अब ये जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, गोल 5 ये भी था। गोल 6, कम्बैट एचआईवी एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो ये भी किस है? हेल्थ से रिलेटेड था। गोल 7 का इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चीज, ये भी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। गोल 8, डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से रिलेटेड था कि हर जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी कंट्रीज है, वो एक दूसरे की हेल्प करें सबके डेवलपमेंट के लिए। तो ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको अचीव करना था 2015 तक। अब देखिए यहाँ पे 8 गोल्स हैं। 8 गोल्स में कौन कौन से गोल्स जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है? 3। कौन कौन सा? गोल 4, गोल 5 एंड गोल 6, है ना। गोल 4, 5 एंड 6, यानी 3 आउट ऑफ 8 गोल्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ, ना। गोल 4, 5 एंड 6 आर डायरेक्टली रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, है ना, हेल्थ से रिलेटेड है। 8 आउट ऑफ 18 टारगेट्स, इसमें टोटल जो है वो 18 टारगेट्स भी दिए गए थे। तो उन 18 टारगेट्स में से 8 टारगेट्स, ना, और 48 इंडिकेटर्स थे, उनमें से 18 इंडिकेटर्स प्रोग्रेस के। तो ये तक, ये इतनी चीजें थी वो डायरेक्टली जो है वो हेल्थ रिलेटेड थी। एंड गोल 2 एंड 3 डू नॉट पर्टेन टू हेल्थ, ये हेल्थ से इनका कोई रिलेशन नहीं है। गोल 2 और गोल 3, बाकी गोल 1 भी ले लीजिए, गोल 7 भी ले लीजिए, गोल 8 भी ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेट कर जाएंगे। बट गोल 2 एंड 3 ये हेल्थ से रिलेशन इनका नहीं था, यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, है ना। तो बेसिकली ये जानना था। 8 गोल हैं, 18 टारगेट्स थे इसमें एंड 48 इंडिकेटर्स थे। तो 8 गोल्स में से 3 गोल्स थे जो डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड थे, 8 टारगेट्स थे जो डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड था, और 18 इंडिकेटर जो डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड था। ठीक। ये चीजें थी किससे? हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट और हेल्थ केयर जो इंडिया में है उससे रिलेटेड था। हालांकि देखिए ये ज्यादातर जो चीजें हैं ना ये डेटा से रिलेटेड, और डेटा बदलता रहता है, हो सकता है अभी नया कोई नॉर्म आ जाए, डेटा बदल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, लाइक हेल्थ केयर सिस्टम, वो याद रखना है। या जो पहले का जो कमेटीज है, कमेटीज में 2 4 चीजें तो याद ही होनी चाहिए। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी के बारे में, मिलेनियम डेवलप, सॉरी, रोम रोम स्कीम किसने लॉन्च कराई, या 3 मिलियन प्लान किसका था। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है या बोल्ड लेटर्स में, वो जरूर याद रखिएगा। कमेटी से रिलेटेड ईयर भले ना याद हो, क्योंकि 10 कमेटी है, सबके साल याद रखना आसान नहीं है। हाँ, मुझे इतना याद है कि बोर कमेटी जो थी वो 1946 में, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस